पिछले साल सितंबर में हमारे रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने कार मेकर्स को ये कहा था कि पुअर इंडियंस को अनसेफ कार्स बेचना बंद करो। और गडकरी जी ने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर के सेक्रेटरी अनुराग जैन जी का कहना था कि इंडिया में जो रोड एक्सीडेंट्स में होने वाली डेथ्स हैं वो अदर कंट्रीज के मुकाबले कम स्पीड में होती हैं। मतलब कि अगर किसी यूरोपियन कंट्री में तेज स्पीड से किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो भी उसमें मरने के चांसेस कम हैं बजाय इंडिया के, जहाँ पे धीमी स्पीड में भी डेथ हो सकती है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां ज्यादा सेफ होती हैं इंडियन कार्स के मुकाबले। और ये बात हमने पास्ट में कई बार डिस्कस करी है कि कैसे जो गाड़ियां यूरोप के अंदर 5 स्टार रेटिंग्स लेकर आती है वही सेम मॉडल्स इंडिया के अंदर 2 से 3 स्टार रेटिंग्स ही लेकर आते हैं। और इस चीज को एक इंडियन एनजीओ ने क्लियर भी कर दिया है। सेव लाइफ फाउंडेशन नाम के एक एनजीओ ने जब इंडिया में होने वाले एक्सीडेंट्स के क्रैश इन्वेस्टिगेशंस करे तो उनके सामने 66% एक्सीडेंट्स के अंदर ये सामने आया कि जो कार्स के पैसेंजर कंपार्टमेंट्स थे इम्पैक्ट उनके अंदर तक आया था। 34% केसेस के अंदर सीट्स ही डिफॉर्म हो गई थी और 30% एक्सीडेंट्स इसलिए हुए थे क्योंकि उन गाड़ियों के अंदर सेफ्टी ब्रेकिंग सिस्टम्स नहीं थे। एक सवाल ये उठता है कि इंडिया तीसरी सबसे बड़ी कार मार्केट है दुनिया की, फिर भी यहाँ पर इतनी ज्यादा अनसेफ कार्स क्यों बिक रही हैं? तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इंडिया के अंदर खुद का कोई भी डेडिकेटेड कार असेसमेंट प्रोग्राम का ना होना। जैसे आज दुनिया में ज़्यादातर बड़े देशों में या छोटे देशों के ग्रुप्स के लिए उनके खुद के असेसमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, यानी कि एनकैप्स होते हैं। जैसे कि लैटिन अमेरिका के लिए लैटिन एनकैप है, चाइना के लिए सी एनकैप है, यूएस के लिए यूएस एनकैप है और आईएएचएस है, यूरोप में यूरोपियन एनकैप है और उसी तरीके से जापान, ऑस्ट्रेलिया और कोरिया में भी खुद के एनकैप्स हैं। और ग्लोबल एनकैप भी एक इसी तरीके का प्रोग्राम है जो कि यूके के टूवर्ड जीरो फाउंडेशन द्वारा चलाया जाता है। एंड यस, हम लोग जानते हैं कि वो इंडिया में बिकने वाली गाड़ियों को एसेस करते आ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ डेडिकेटेडली इंडिया की गाड़ियों को ही एसेस नहीं करते, वो अफ्रीका और दूसरे कई रीजन्स की गाड़ियों को भी एसेस करते हैं। और यही बहुत बड़ा रीज़न है कि उनके पास इंडियन गवर्नमेंट से कोई भी सपोर्ट नहीं है। लेकिन दूसरे एनकैप्स के साथ ऐसा नहीं है। इवन दो ज़्यादातर बड़ी मार्केट्स के अंदर एनकैप्स को सरकार द्वारा डायरेक्टली नहीं चलाया जा रहा है, फिर भी उनको उनकी रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है। जैसे कि यूरो एनकैप को कई यूरोपियन देशों से सहायता मिलती है और ये सहायता ज़्यादातर मॉनिटरी होती है ताकि वो टेस्ट कंडक्ट कर सके इंडिपेंडेंट रहते हुए। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि इंडिया में ऐसा ग्लोबल एनकैप के साथ नहीं होता है। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मारुति सुजुकी जैसे बड़े कार मेकर्स जिनकी सेफ्टी रेटिंग ज़्यादातर ग्लोबल एनकैप के अंदर खराब आती है, उन्होंने 2020 में ग्लोबल एनकैप को अपनी गाड़ियां बेचने से मना कर दिया था, ये बोलते हुए कि वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के बेसिक नॉर्म्स को फॉलो करते हैं सेफ्टी वाले, और वो किसी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी गाड़ियाँ टेस्ट करने के लिए इजाज़त नहीं देना चाहते हैं। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है कि इंडिया में एक बहुत लंबे समय से खुद के असेसमेंट प्रोग्राम की मांग चल रही थी और पिछले कई सालों से भारत एनकैप को लाने का वादा भी किया जा रहा था। मिड 2014 के अंदर इसको लॉन्च करने की बात करी गई थी, लेकिन फिर इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन फिर से इसको 2017 में लॉन्च करी जाने की बात चल रही थी, लेकिन फिर से इसको डिले कर दिया गया क्योंकि तब तक लैब्स और अदर फैसिलिटीज सेटअप नहीं हुई थी। बट फिर 2022 के अंदर नितिन गडकरी जी का ये बयान आता है कि इंडिया के अंदर बिकने वाली गाड़ियों का असेसमेंट भारत एनकैप के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया के अंदर रोड्स पर होने वाली डेथ से जान माल का तो नुकसान होता ही है, साथ ही साथ इकोनॉमी का भी बहुत नुकसान होता है, क्योंकि इंडिया में जो मारे जाने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं, यानी कि देश का आने वाला भविष्य। और इसीलिए अब अक्टूबर 2023 से भारत एनकैप फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। और सबसे बड़ी चौंकाने की बात तो ये है कि सभी बड़े कार मेकर्स ने अपनी ऑलमोस्ट 30 गाड़ियाँ टेस्टिंग के लिए भेज भी दी हैं और सभी मास मार्केट कार ब्रांड्स की तरफ से भारत एनकैप के पक्ष में बयान भी आ चुके हैं। फिर चाहे वो हुंडई हो, टाटा, महिंद्रा, किया या स्कोडा ही क्यों ना हो, सब ने यही बोला है कि वो भारत एनकैप को सपोर्ट करते हैं। एंड इवन मारुति सुजुकी ने भी इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने की बात कही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर राहुल भारती ने ये भी बोला है कि उन्होंने अपनी एटलीस्ट 3 गाड़ियां भारत एनकैप के अंदर टेस्टिंग के लिए भेजी हैं। लेकिन क्या आपको अंदाजा है कि मारुति सुजुकी का इस प्रोग्राम के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, मतलब 3 गाड़ियां एक साथ भेज देना, कितनी बड़ी बात है? पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भारत एनकैप मैंडेटरी नहीं है। और इस बात से मेरा मतलब ये है कि इंडिया के अंदर गाड़ियां बेचने के लिए आपको भारत एनकैप की रेटिंग्स को पास करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इवन आपको गाड़ियां भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मन है तो गाड़ी भेजो, नहीं है तो मत भेजो। और ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत एनकैप का काम सिर्फ डिटेल्स प्रोवाइड कराना है जनता को कि कौन सी गाड़ी ने कितना स्कोर किया है।
और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि सिगरेट के डब्बे पर कैंसर वाला मुंह, और सिनेमा हॉल में कैंसर से मरते हुए मुकेश को तो दिखाया जाता है, लेकिन स्मोक करना और गुटखा खाना पूरी तरीके से लीगल है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत एनकैप के साथ ही है, पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी एनकैप रेटिंग्स को मैंडेटरी नहीं बनाया गया है, यानी कि आप गाड़ियां बेच सकते हो इसके बिना भी, फिर चाहे वो यूरो एनकैप हो या फिर अमेरिका का IIHS। और इसीलिए मैंने ये बोला है कि मारुति का इसके अंदर वॉलंटरीली पार्ट लेना और अपनी 3-4 गाड़ियों को एक साथ भेज देना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने ये देखा है कि ग्लोबल एनकैप के अंदर उनकी परफॉर्मेंस हमेशा से ही खराब रहती थी और यहाँ पर भी कोई जादू नहीं होने वाला है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारत एनकैप में होने वाली ऑलमोस्ट हर एक टेस्टिंग बिल्कुल उन्हीं नॉर्म्स के हिसाब से की जाएगी जैसे कि ग्लोबल एनकैप के अंदर होती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत एनकैप को ग्लोबल एनकैप के साथ मिलकर बनाया गया है। और इसीलिए मैं इस वीडियो के अंदर एक एक पॉइंट पर जंप नहीं करने वाला हूँ कि कैसे भारत एनकैप ग्लोबल एनकैप से अच्छा है या बुरा है या उसके मुकाबले में कैसा है, क्योंकि ये वीडियो यार उसके बारे में नहीं है। अगर वो सब जानना है तो ढेरों आर्टिकल पढ़े हैं गूगल पर और बहुत सारी वीडियोस पढ़ी हैं यूट्यूब पर, आप उनको देख सकते हो। बल्कि इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा सिर्फ एक था, और वो ये था कि आखिर जब सब कुछ ग्लोबल एनकैप जैसा ही है और ये मैंडेटरी भी नहीं है, तो आखिर इतने सारे कार मेकर्स और खासकर मारुति सुजुकी इतना बढ़ चढ़ कर इसके अंदर पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर रेटिंग खराब आई तो उनका नुकसान भी तो हो सकता है। सो इसके पीछे बॉस 2 रीजंस हैं, एक छोटा है और दूसरा बड़ा है। तो चलो छोटे रीजन की बात करते हैं पहले। तो छोटा रीजन जो है वो है टेस्टिंग में आने वाला खर्चा, और उसके लिए हमें ग्लोबल एनकैप की थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। सो ग्लोबल एनकैप में क्या होता है कि वो 2 तरीके से गाड़ियों को प्रोक्योर करते हैं। एक तरीका तो ये है कि ग्लोबल एनकैप कार्स को शोरूम के अंदर से अनोनिमसली उठा लेते हैं और फिर उसको टेस्ट कर देते हैं, लेकिन वो ऐसा तब करते हैं जब OEM खुद से अपनी गाड़ियां देने से मना कर देते हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी ने कर दिया था। लेकिन ज़्यादातर कार मेकर्स अपनी गाड़ियां भेज ही देते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि उनकी गाड़ियां अच्छा परफॉर्म करेंगी, और इसमें इंडियन से लेकर जर्मन्स सभी शामिल हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि ग्लोबल एनकैप के एक एग्जीक्यूटिव कार को प्रोडक्शन लाइन से रैंडमली सिलेक्ट करते हैं एंड देन कंपनी इस गाड़ी को अपने खर्चे पर यूके भेजती है जहां पर इसकी टेस्टिंग होती है। फिर इसमें ज़्यादातर 3 से 4 यूनिट शामिल होती है एक पर्टिकुलर गाड़ी की, उनका खर्चा, गाड़ी को यहाँ से यूके भेजने में जो ट्रांसपोर्टेशन आने वाला है उसका खर्चा, क्रैश टेस्ट के अंदर जो मैन पावर लगेगी उनका खर्चा, और जो फैसिलिटीज़ वो इस्तेमाल करने वाले हैं उनका खर्चा। इन सारे खर्चों को कार मैन्युफैक्चरर को ही बेयर करना पड़ता है और ये मल्टीपल करोड्स में चले जाता है, यानी कि 2-3 करोड़ मैंने सुना है इतना पैसा लग जाता है डिपेंडिंग अपॉन द कार। और अगर हम इसकी जगह भारत एनकैप की बात करें तो उनका तरीका भी कार्स को प्रोक्योर करने का बिल्कुल सेम है जैसा ग्लोबल एनकैप का है, यानी कि यहाँ पर भी सारा खर्चा मैन्युफैक्चरर को ही बेयर करना पड़ेगा। पर यहाँ पर एक फ़र्क है, और वो ये है कि अनलाइक ग्लोबल एनकैप कार्स को यूके नहीं भेजना पड़ेगा, बल्कि इस काम को करने के लिए इंडिया के अंदर ऑलरेडी 6 से 8 गवर्नमेंट सर्टिफाइड टेस्ट सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जो कि देश में अलग अलग जगह फैले ऑटो हब्स के पास हैं, जैसे कि गुड़गांव हो गया या फिर चेन्नई हो गया या फिर पुणे हो गया। इनके पास ही इस तरीके के टेस्ट सेंटर्स अवेलेबल हैं, और इससे माना यह जा रहा है कि कार मेकर्स का 75% तक खर्चा कम होगा। अब ये तो था वो छोटा रीज़न जिसकी वजह से कार मेकर्स भारत एनकैप के अंदर बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट ले रहे हैं, पर जो एक्चुअली में बड़ा रीज़न है ना, वो है लोगों का सरकारी संस्थानों पर बड़ा भरोसा और कार मैन्युफैक्चरर्स को इससे मिलने वाली पब्लिसिटी। मैंने वीडियो में पहले बताया था कि ज़्यादातर बड़ी मार्केट्स के अंदर कार्स को बेचने के लिए एनकैप के अंदर पास होना ज़रूरी नहीं होता है, पर फिर भी वहाँ पर जो बिकने वाली गाड़ियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेफ होती है, और उसका सबसे बड़ा कारण है लोगों का इन रेटिंग्स पर भरोसा। ज़्यादातर बड़ी मार्केट्स के अंदर एनकैप्स कई दशकों पहले ही आ गए थे, जैसे कि IIHS, जो कि अमेरिका की कई बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज ने मिलकर बनाया था, और ये 1959 में ही आ गया था, और 1995 में इन्होंने फ्रंटल क्रैश टेस्टिंग भी चालू कर दी थी। और फिर धीरे धीरे बहुत सारे एनकैप्स आने लगे, जैसे कि यूरो एनकैप की एंट्री हुई 1996 में, और ए एनकैप तो 1993 में ही आ गया था। और इनका वक्त में इतना ज़्यादा पहले आने से फ़ायदा ये हुआ कि जो कस्टमर्स हैं इन कंट्रीज़ के, वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेट होते चले गए कि एक्चुअली में कार सेफ्टी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशंस को वहाँ की सरकारें सपोर्ट कर रही थी, और लोगों का भरोसा अपनी सरकार पर ज़्यादा होता है किसी भी एक रैंडम ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले, जैसे कि इंडिया में ग्लोबल एनकैप के साथ भी होता है। और इसीलिए बिना किसी सरकारी फोर्स्ड मैंडेट के बावजूद भी वहाँ पर सेफ गाड़ियाँ ही बिक रही हैं, क्योंकि वहाँ के लोग खुद एक अनसेफ गाड़ी नहीं लेना चाहते हैं। और उसको अगर आपको एग्जाम्पल से समझना है तो ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली लॉन्च हुई स्कॉर्पियो एन को ही देख लीजिए। वहाँ पर जब ये गाड़ी लॉन्च हुई और जब वहाँ की मीडिया ने इन गाड़ियों को रिव्यू करा तो उनका वर्डिक्ट कुछ ये था:
if you are one of those people who puts safety as one of your top priorities when it comes to buying a new car, especially in 2023, then it might not be right for you. This is probably something that disappoints me about this car. There is no autonomous emergency braking. I think the fact that it doesn't come with any active safety is a real letdown, especially in 2023. And if this is your family car, you want your car to be as safe as possible. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे वहाँ के रिव्यूअर्स एक फैमिली कार के अंदर ADAS जैसे हाई एंड एक्टिव सेफ्टी फीचर के ना होने को एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बता रहे हैं। इवन तो ये गाड़ी वहाँ पर मिलने वाली एवरेस्ट और फॉर्च्यूनर से आधे प्राइस में मिलती है और बहुत हद तक उन गाड़ियों से टक्कर लेती है, तब भी वो लोग इतने ज़्यादा कंसर्न है इस चीज़ को लेकर। और इंडिया के अंदर अगर देखा है तो 90% गाड़ियों के अंदर तो ADAS मिलता भी नहीं है। और यहीं से ये समझ में आता है कि इतने सालों से वहाँ पर NCAP के मौजूद होने की वजह से ऑस्ट्रेलियन कंज्यूमर्स की डिमांड्स सेफ्टी फीचर्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है। और यही बात इंडिया के भारत NCAP के साथ भी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट खुद से टेस्टिंग कर रही है और अब लोग बहुत ही ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे सेफ्टी रेटिंग्स को लेकर, और वो अपने कार मैन्युफैक्चरर से मांग करेंगे कि भैया सरकारी सेफ्टी रेटिंग का स्टिकर ज़रूर दिखाइए। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इतने शॉर्ट पीरियड में इतनी सारी गाड़ियों को एक साथ भेज दिया गया है, जिसके अंदर मारुति सुजुकी और Hyundai जैसी कंपनीज भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ग्लोबल NCAP को तो वो टरका दिया करते थे, लेकिन भारत NCAP को नहीं टरका पाएंगे क्योंकि यहाँ पर सरकार का हाथ है। और मेरा मानना ये है कि अगर ऑलमोस्ट हर एक कंपनी मैंडेटरी अपनी गाड़ियों को भेजने चालू कर देगी तो फ्यूचर के अंदर मारुति को भी अपनी सारी गाड़ियाँ भेजनी पड़ेगी, और इससे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उनकी सेल बहुत ज़्यादा गिर सकती है ख़राब रेटिंग्स की वजह से, या वो एक सबसे अच्छी रेटिंग लाने वाली कार कंपनी बन सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि भारत NCAP को मैंडेट कर देना चाहिए था, एटलीस्ट कुछ पॉइंट्स रख देने चाहिए थे कि जैसे अगर 2 नंबर से आप नीचे लेकर आओगे तो आप गाड़ी मार्केट के अंदर नहीं बेच सकते हो। इससे क्या होता है कि जो कंपनीज बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करती हैं कार सेफ्टी को, उनको भी ये ज़बरदस्ती करना ही पड़ता। आप कमेंट्स के अंदर अपने विचार छोड़ सकते हैं कि क्या आप इस बात से मेरी अग्री करते हैं या नहीं करते। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा विद द बेल आइकन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर छोड़िए। थैंक यू।